आप सभी का स्वागत है। और हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस बार जो है मैट्रिक की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या पिछले साल जिस प्रकार से था, इस साल भी उसी प्रकार से होने वाला है। मैंने क्या किया है कि आप लोगों की सुविधा के लिए आपकी केमिस्ट्री का जितना भी लेसन है उस सारे लेसन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक ही वीडियो में इकट्ठा कर दिया है। समय निकालकर इस वीडियो को आप देख लेंगे 2 से 3 बार, तो आपके केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में छूटने वाले नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन जो है कुछ जानकारी मुझे हो गया, और यही क्वेश्चन जो है जाकर आप सिर्फ परीक्षा में लिख देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, परीक्षा में जाकर यहीं टिक लगाइए, इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको दावा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। पहला है अवक्षेपण, भोजन का पाचन, देख रहे हैं ना। तो वैसे भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने जो भी आंसर है इसको हरा से टिक आउट कर दिया है। तो लेकिन ऑप्शन आप देखेंगे इसी प्रकार से ऑप्शन जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण, आप देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट के घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है। 4 ऑप्शनों के सामने है, आप आंसर को याद करते चलिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए लाइन से चल रहा है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसी को मैं बताते चल रहा हूँ। सामने सामने क्वेश्चन जो दिया हुआ है, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, आप जानते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन भी आता है परीक्षा में, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। संक्षारण जो है एक उपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है। तो आप जानते हैं ना कि पीएच मान जो है 0 से लेकर 14 तक होता है, उदासीन के साथ होता है। इधर वाला अम्ल होता है और इधर वाला क्षारीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा, तो प्रबल अम्ल वाला पूछ रहा है, यानी कि 7 से कम होगा। जब अम्ल की बात कह दिया तो 7 से कम आंसर भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का उत्पाद बढ़ना क्या कहलाता है, तो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन दिक्कत से घबराना नहीं है। आप क्वेश्चन को बस देखिए, नंबरिंग से कुछ नहीं कर रहा है, नंबर पर पहुँच जाइए। निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं, तो देखिए उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया के युग्म जो है हमेशा साथ साथ होते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं, पढ़े होंगे। तो OH आयन जो है मुक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है क्या कहलाता है, तो अम्ल कहलाता है। अम्ल जो है नीला को लाल करता है। ठीक है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। आंसर भी दिख रहा होगा आपके सामने स्क्रीन पर। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है, एंटासिड। ठीक है, जिसमें जो है जब अगर भोजन नहीं पचता है तो हम लोग साइड से हजमोला अगर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, अम्ल होता है, यानी कि HCl का हम लोग लेते हैं, तब जाकर हम लोग का शरीर में भोजन का पाचन होता है। निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं है, तो अवक्षेपण जो है ऑक्सीकारक नहीं है, बाकी सब जो ऑक्सीकारक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है, तो निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है, तो प्रबल की जब बात कहा तो प्रबल अम्लीय यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसमें कौन है, तो देखिए यहाँ पर pH का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो प्राकृतिक गैस का दहन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेन के पेड़ से निकाला जाता है। ठीक है, लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन का हिंदी क्या होता है आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है
कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? इस परत का रंग जो है काला होता है, यानी काली होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में कई बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की जब प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना यानी खाद का बनना क्या कहलाता है? तो ऊष्मक्षेपी कहलाता है। ठीक है, ऊष्मक्षेपी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए, हल्दी लिटमस पत्र को आदि किस प्रकार का सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक है। हल्दी जो है लिटमस पत्र का किसका सूचक है? तो प्रकृति का सूचक है। आपको दूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान बताएंगे। NaOH का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखेंगे NaOH का पीएच मान जो है 14 होता है। ठीक है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान आप जानते ही हैं कि 7 होता है, जिसे जल का पीएच मान 7 होता है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? तो दांत का मसूड़ा जो है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, दांत का मसूड़ा मजबूत ना रहे तो हम लोग कोई भी चीज़ चबा नहीं पाएंगे। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। मैग्नीशियम की रिवर को दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? ठीक है, मैग्नीशियम की रिवर के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? तो श्वेत चमगादड़ का लौह उत्सर्जित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उपचयन अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक ना। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप मानेंगे। 4 ऑप्शन आप पढ़ते रहिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। मैं प्रयास में हूँ कि कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करा दूँ। आगे बढ़ते हैं, आप मुझे बताएंगे कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? अगर आप जानते होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है? तो मधुमक्खी अगर डंक मारे तो वहाँ पर बेकिंग सोडा अगर लगा दिया जाए तो काफ़ी रिलैक्स देता है। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इस्पात का मतलब होता है स्टील। इस्पात को इंग्लिश में स्टील बोलते हैं। स्टील में 2% जो है कार्बन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दंत क्षय को रोका जा सके? ठीक है, तो क्षारकीय दंत मंजन का, ठीक है, जो क्षारकीय दंत मंजन हो उसका हम लोग को उपयोग करना चाहिए। अम्लीय करेंगे तो दांत हमारा क्षय हो जाएगा। कौन सी धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? सोना जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक, देखिए ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट जो एक अधातु है। अधातु होते हुए भी इस पर करंट फॉलो होता है, क्योंकि चालक का गुण होता है कि जिसमें करंट फॉलो होता है वो धातु होता है। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट अधातु रहते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो कैल्शियम जो है जल में डालने पर तैरने लगता है। कैल्शियम धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। यह धातु के किस गुण के लिए उत्तरदायी है? तो तन्यता के लिए उत्तरदायी है। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुण के लिए उत्तरदायी है? तो तन्यता के लिए उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं, जस्ता के अयस्क हैं, तो जिंक ब्लेड जो है जस्ता का अयस्क है। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? तो ब्रोमीन जो है
अधिक चमकीला है चारों ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है, इसीलिए धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पे कौन सी गैस जमा होती है? तो ऑक्सीजन गैस जमा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, देखिए ऑप्शन आप देखते रहेंगे। इनमें कौन सी धातु द्रवावस्था में पाई जाती है? तो मरकरी जो है द्रवावस्था में पाई जाती है। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कुछ होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कुछ होते हैं। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वो क्या होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो श्वेत फास्फोरस जो है पानी में डुबाकर रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो कॉपर जो है तार के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन के अनुसार सही है। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए धातु है सोडियम, सोडियम को धातु रहते हुए भी चाकू से हम लोग काटा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन है? तो सिल्वर जो है धातु पाए जाने वाले हैं। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में। आभूषण बनाने वाले सोना होता है 22 कैरेट का। ठीक है, 22 कैरेट के सोना से आभूषण बनता है। हालांकि 24 कैरेट इसकी शुद्धता होती है, इसकी शुद्धता को 24 कैरेट से मापा जाता है, लेकिन यहाँ पर 22 कैरेट के सोना से आभूषण हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अधातु है? तो हाइड्रोजन जो है धातु है। ऑप्शन देख रहे हैं आप। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या होते हैं? सबसे ऐसे चालक होते हैं। ठीक है, ताम्र एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। कांसा कहते हैं। अब देख सकते हैं 61 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है। ठीक है, अगर किसी मिश्र धातु की एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? इसे अमलगम कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप, पूछता है। सीसा व टीन का मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के जब मिश्र धातु को मिलाते हैं, मिश्र धातु जब बनता है तो उसको हम लोग सोल्डर कहते हैं। ठीक है, लोहे पर भाप की अपक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो लोहे पर भाप की अपक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। एक फुलरिन भी होता है जिसका सूत्र C60 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन में हीरा ही होगा। हीरा सही है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में पराया नहीं होता है? तो कार्बनिक यौगिक में पराया नहीं होता है, जल में विलेयता, ये गुण जो है पराया नहीं होता है। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कॉपर को वायु में जलाने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक क्या है? इथेनॉल, हीरा, एल्कीन। इस पर विद्युत का सुचालक तो ग्रेफाइट ही होगा। ग्रेफाइट धातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। सिलिका क्या है? तो सिलिका 4 ऑप्शन है। सिलिका एक उपधातु है। निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप देखिए आपको बता रहे थे ना कि फ्लोरीन भी होता है। तीनों जो है कार्बन के अपरूप है, याद रखेंगे आप लोग। धातु को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुण को बदलाता है? ठीक है, तो ये जो है आघात वर्धीयता को बताता है। निम्न में कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो C2H5OH, इसको हम लोग एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग
एथेनॉल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। ठीक है, कार्बन एक क्या है? अधातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो इसमें हम लोग ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? तो 334 केल्विन होता है। ठीक है, 334 केल्विन होता है। रबर निम्न में किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। और रबर निम्न में किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। आगे बढ़ते हैं। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह से होता है किस में? तो मृदु जल में होता है। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह से होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट ही होगा। अभी यह क्वेश्चन जो आया था रिपीट कर दिया। निम्नलिखित में कौन जल में अविलय है, जो जल में नहीं घुल सकते हैं? यानी कि एथाइन जो है जल में अविलय है, यानी ग्लूकोज घुल जाएगा, एथेनॉइक अम्ल घुल जाएगा, अन्य मन को भी घुल जाएगा। यहाँ पर तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज जो है अपारदर्शक होता है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर से उधर जो है, सॉरी यहाँ पर जो है ये मिस्टेक हो गया है, अपारदर्शक नहीं पारभाषिक होता है। तेल लगा होगा जो पारभाषी होता है, गलत दिया है यहाँ पर। इसका आंसर सही ए नंबर होगा, इसका ए नंबर होगा। ठीक है, अपारदर्शक माने जिसको हम लोग आर पर नहीं देख सकते हैं, लेकिन तेल लगा हुआ कागज से हम लोग आर से पार से थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है, यानी कि देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो कार्बन के अपरूप है। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे एथेनॉल बना है। तो इथेन से एथेनॉल बना है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने वाला पदार्थ बनता है। पदार्थ कहलाता क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ठीक है, वीडियो लॉन्ग ना हो जिसकी वजह से मैं आपको सिर्फ आंसर बताता चल रहा हूँ। मैं इसका अगर एक्सप्लेन करता तो 10th क्लास के बच्चे जो हैं उतने एक्सप्लेन को समझते नहीं हैं, और सिर्फ आंसर से उन लोगों का मतलब होता है, इसलिए मैं आंसर बताते आगे चल जा रहा हूँ। और इसे आप नोट करिएगा, इसे ये केमिस्ट्री का पूरा निचोड़ है। इस केमिस्ट्री के निचोड़ में आपके एक भी क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से अगर परीक्षा में आता है तो बाहर नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है क्या बनता है? तो मिश्रण बनता है। ठीक है, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। आप जानते हैं वायु एक मिश्रण है, बहुत सारे इसमें तत्व मिले होते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो शीशा जो है, लेड को हिंदी में शीशा बोलते हैं। ठीक है, ये धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। निम्नलिखित में कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में वायु जो है न तो तत्व है न ही यौगिक। निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? तो अधातु में यानी कि आयोडीन और ग्रेफाइट में धात्विक चमक पाई जाती है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ का 3 अवस्था तो होता है, भौतिक अवस्था, 2 अन्य अवस्थाएं होती है, प्लाज्मा और वो आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा अवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो ओजोन, वायु, पारा। यौगिक जो है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। अमोनिया है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, पीतल, स्टील, रेत, हीरा। तो इसमें रेत आंसर इसका होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? यानी कि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन इसको मिले तो फर्द अलग हो जाएगा। विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण एक यौगिक है, इसी को इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। आगे बढ़ते हैं। बारूद होता है, बारूद होता है तो बारूद एक मिश्रण होता है। निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन जो है एक अस्थायी कण है।
विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कणाद ऋषि ने कहा था कि ये विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये कणाद ऋषि ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो है नील होता है, यानी कुछ इस पर चार्ज नहीं होते हैं। कोयला क्या है? तो कोयला एक तत्व है, ठीक है। कार्बन कोयला समझ रहे हैं ना आप लोग, तत्व है। परमाणु विद्युत क्या होते हैं? तो परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं, ठीक है, उदासीन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हीरा क्या है? तो हीरा एक तत्व है, हीरा एक तत्व है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए थॉमसन ने की थी। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, EPN बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ईंट पर नाच, ठीक है, ट्री क्या होता है? ईंट पर नाच, देख रहे हैं आप लोग। ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से थॉमसन हो जाता है, इंग्लिश में थॉमसन लिखा आता है। पॉ से प्रोटॉन, रॉ से रदरफोर्ड, नौ से रिनाल्ड, चौ से चैडविक, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग याद करते हैं। उसके बाद से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया जो एक रासायनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन आ ही गया कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो इसमें शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, इसमें तो मिलावट होता है। इसमें सोडियम जो है एक शुद्ध तत्व है, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपको अभी मैंने ट्रिक से बताया, ईंट पर नाच, चैडविक ने किया था। आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ना होता है किताबों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, वो बताना है। तो बोस नामक एक वैज्ञानिक है, उनका नाम जो है विशिष्ट मूल कण से जुड़ा हुआ है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? तो किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? यानी कि अल्फा कण की किरणों से नाभिक का, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये क्वेश्चन 119 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सर्वप्रथम इसका खोज, इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति को सर्वप्रथम डी ब्रोगली ने की थी। नाभिक के धन आवेशित होने की खोज किसने की थी? तो नाभिक के धन आवेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है C12, अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है C12 है, ठीक है। यानी कि C12 से ही सबकी तुलना की जाती है, तब जाकर परमाणु भार लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो परमाणु जो है डाल्टन के अनुसार सबसे छोटा कण होता है जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। निम्नलिखित में किसके आणविक सिद्धांत प्रतिपादन किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के बातन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, ठीक है। यानी कि जो बाहरी कक्षा के छोड़कर बाकी सब कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता है, अभी तक इसका विभाजन नहीं हुआ है। परमाणु के द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो परमाणु के द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मौलिक कणों पर
जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब ऐड करते हैं तो परमाणु का द्रव्यमान निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो हेनरी बेकलर ने सर्वप्रथम किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता जो है नाभिक का गुण होता है। ठीक है, याद कर लेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की सहायता से की थी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं? यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसकी परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज फैराडे ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने किया था। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन जो है यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारी का निर्माण होता है? तो बीटा किरण के उत्सर्जन में समभारी का निर्माण होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? यानी कि बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होती है, ये बीटा का साइन है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र जो है विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बीटा किरण किस प्रकार का आवेश का वहन करती है? यानी कि ऋणात्मक आवेश का वहन करती है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है? तो गामा किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किस आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो कार्बन डेटिंग है जीवाश्म के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? यानी कि गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक जो है पोलोमियम में पाए जाते हैं। ठीक है, पोलोमियम में समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो पोलोमियम के समस्थानिकों की संख्या 27 है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? यानी कि बीटा किरणों के उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति चतुष्फलकीय होती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? तो आयनिक बंध किसमें नहीं है? तो मीथेन में जो है आयनिक बंध नहीं है। हाइड्रोजन के जल से संबंध प्रक्रिया क्या है? तो हाइड्रोजन के जल से संबंध यानी कि हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? यानी कि ऑक्सीकरण जो है जलने के संबंध की प्रक्रिया है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति जो है ऑक्सीकरण कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति जो है उपचयन कहलाती है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण, उपचयन कहिए चाहे अवकरण कहिए।
ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा, ठीक है, प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हाइड्रोजन के खोजकर्ता कैवेंडिश है, ठीक है, कैवेंडिश है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है। किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? यानी कि हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। निम्नलिखित में कौन अधातु नहीं है? तो सल्फर अधातु है, कार्बन भी अधातु है, नाइट्रोजन भी अधातु है, लेकिन एल्युमिनियम जो है धातु है, यानी कि एल्युमिनियम अधातु नहीं है। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहते हैं, ठीक है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, क्षारीय होता है। निम्न में से कौन एक परमाणुविक गैस है? तो निम्नलिखित में से हीलियम जो है एक परमाणुविक गैस है, इसकी परमाणु संख्या 2 होती है। ये निष्क्रिय गैस की संख्या में आता है, ग्रुप 18 का तत्व है। आगे बढ़ते हैं। किसी परमाणु की किसी एक परमाणु, एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर जो है 7.35 से 7.45 के बीच होता है। निम्नलिखित में किसको सर्वाधिक विलायक कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, यानी पानी जो है हर जगह विलायक का काम करता है। देखिए, विलेय और विलायक, जिसकी संख्या कम होती है ना किसी बिलियन में, उसे विलेय कहते हैं, जिसकी संख्या अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी को अगर हम घोलते हैं, चीनी और पानी की, तो पानी अधिक डालेंगे कि चीनी? तो आपका जवाब होगा चीनी कम डालेंगे, आप पानी अधिक डालेंगे, तो यहाँ पर पानी विलायक हो जाएगा और चीनी विलेय हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? तो हीरा जो है सिर्फ एक ही तत्व से बना होता है। फास्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है? माने कम मात्रा में किस में पाया, प्रचुरता माने अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? यानी कि प्रोटीन में फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो वनस्पति के निर्माण में अधिक होती है। हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम होता है? तो हीरे का एक कैरेट 250 mg नहीं, 200 mg के बराबर होता है, इसीलिए तो हीरा इतना महंगा होता है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो क्या कहलाता है? क्लोरीन कहलाता है। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। आग बुझाने वाली गैस कौन सा है? आग बुझाने वाली गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। आग बुझाने वाली गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड, देखते हैं ना कि रेड कलर वाला जहाँ पर रखा रहता है स्कूल में या पेट्रोल पंप पर ऐसे मारने वाला, तो लाल डब्बा होता है, उसमें CO2 का भरा होता है जो पाउडर होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक अतिशीतित द्रव है? तो कांच जो है अतिशीतित द्रव है। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस है। उसका से सूर्य में होता है, सूर्य में क्या होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस है? तो देखिए, हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? तो SO2, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के सब जो है हरित गृह गैस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? यानी कि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है। वायुमंडल की अगर बात करता तो नाइट्रोजन बताते, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये तो आपको अभी मैंने बताया था कि ये हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सब जो ग्रीन हाउस गैस है। रबड़ के वल्कीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है क्या? रबड़ के वल्कीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है, सल्फर को मिलाया जाता है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो जल का सबसे शुद्धतम रूप है वर्षा का जल, ठीक है, सबसे शुद्ध रूप है वर्षा का जल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में है? तो
विमंदक के रूप में किया जाता है। बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ये गलत दिया है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग हम लोग बैटरी में करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदली जाती है? तो ये हाइड्रोजन जो है, ठीक है, बदल जाती है। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस गैस होती है। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषित होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑटोमोबाइल यानी कह सकते हैं कि वाहन, जहाँ पर वाहन का बिक्री होता है या वाहन बनता है, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम बाइक चलाते हैं जो साइलेंसर से धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भारी होती है? तो मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस भारी होती है। और हीरा ग्रेफाइट होते हैं, ये तो अप्रूफ है। बीज संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो अविशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। अविशिष्ट क्लोरीन कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है। क्या है वो? जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? तो दिया सलाई की नोक पर लाल फास्फोरस होता है, ठीक ना, जिसकी वजह से वो जलता है, बारूद का काम करता है। हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? तो हीरे का खनिजीय बनावट है कार्बन, ठीक है। हीलियम की खोज किसने की थी? तो हीलियम की खोज लोकेयर ने किया था, ठीक है। हीलियम, जैसे हीलियम और लोकेयर, ठीक है। हीली याद रखिएगा लो, हीली तो ही से हीलियम, ली से लोकेयर, हीली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस जो है जीनॉन है, ठीक है, जीनॉन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से ये जो है आपका ये क्वेश्चन का जो सीरीज है द इंड होता है, ठीक है। और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आप पढ़ें इसको 1 से 2 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो ये आपको 200 में 180 क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जाए तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।